किस तरह से एक गलत पेरेंटिंग एक इंसान को ज़िंदगी भर जीने नहीं देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रांज काफ्का को। दरअसल फ्रांज काफ्का की कहानी गलत पेरेंटिंग का एक बेमिसाल एग्जाम्पल है। काफ्का जब 9 साल के थे तब काफ्का ने एक बार अपने माता पिता से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। दरअसल काफ्का अपने पेरेंट्स से थोड़ा अटेंशन चाहते थे, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें प्यास लगी है। इस बात पर पहले तो उनके पिता ने उन्हें डांट दिया, लेकिन काफ्का चुप ही नहीं हो रहे थे। तब उनके पिता ने उन्हें बिस्तर से उतार कर बाहर बालकनी में खड़ा कर दिया और खुद अंदर आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस दिन पूरी रात वो बाहर खड़े होकर रोते रहे और सोचते रहे कि आखिरकार ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण उन्हें ये सज़ा मिली। इस इंसिडेंट के बाद काफ्का के मन में एक डर सा बैठ गया था। वो अब बहुत ही आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता की हर बात मानने लगे। उनके जहन में यह बात बैठ चुकी थी कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उन्हें फिर से बालकनी में खड़ा कर दिया जाएगा। जिंदगी भर काफ्का इसी डर के साथ जीते रहे। फ्रांज काफ्का के पिता एक कसाई के बेटे थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षों में बीता था। पिता के पेशे के कारण थोड़ी क्रूरता उनके बचपन से ही उनमें थी। 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए और 30 की उम्र में उनकी शादी जूली नाम के एक लड़की से हुई। थोड़े पैसे जुटाकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और 3 जुलाई 1883 को हरमन और जूली ने एक संतान को जन्म दिया, जिन्हें हम फ्रांज काफ्का के नाम से जानते हैं। किसी भी आम पिता की तरह हरमन ने भी अपने बेटे को लेकर दुनिया भर की उम्मीदें पाल ली थी, लेकिन काफ्का उनकी उम्मीदों के बिल्कुल अपोजिट थे। एक कमज़ोर, इंट्रोवर्ट और एक बीमार सा लड़का। दरअसल हरमन काफ्का को अपने जैसा बनाना चाहते थे, इसलिए वो दुनिया भर की अलग अलग तरीके अपनाते, लेकिन यही तरीके काफ्का के मन पर बुरा असर डाल रही थी और यही हमें आगे चलकर काफ्का की राइटिंग्स में देखने को मिला। अपने पिता के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण वो पूरी जिंदगी भर जूझते रहे। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने अपने पिता के बारे में सीधे एक शब्द तक नहीं लिखा। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में पिता को कभी ऑफिस के बॉस की तरह या फिर कभी कोर्ट के जज की तरह से देखा। इसके अलावा काफ्का बचपन से ही थोड़े कमज़ोर थे और ज़्यादातर वो बीमार रहा करते थे। इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और ज़िंदगी के आखिर में उन्हें टीबी हो गई। उनके शरीर ने भी कभी उनका साथ ही नहीं दिया। इसके अलावा काफ्का की और एक प्रॉब्लम थी, स्त्रियों के साथ उनके संबंध। उनके जीवन में प्यार की बहुत कमी थी। यही चीज़ें हैं जिनका प्रभाव उनके राइटिंग्स में हमें देखने को मिला। काफ्का के मन को जो भी बुरा लगता था वो उसे अपनी राइटिंग्स में उतार देते। इसी कारण काफ्का के राइटिंग्स में हमें दर्द, दुख, मायूसी, उदासीनता भर भर के देखने को मिली। वो खुद महसूस करते थे कि वो अपने पिता के लिए एक निरर्थक है। अपने घर में वो एक कीड़े के समान है और यही सिचुएशन हमें उनकी सबसे फेमस नावल मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिली। अपना कॉलेज ख़त्म करने पर जब वो एक बीमा कंपनी में काम करने गए तब उन्हें ज़्यादा पगार नहीं मिलता था। उनसे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करवाया जाता था, बेमतलब का ओवर टाइम, जिसका सीधा लिंक हमें द ट्रायल बुक में देखने को मिला। सत्ता अपनी मर्जी के हिसाब से फैसले लेती है और उन्हें इंसाफ कहती है। मनमर्जी से लिए गए फैसले को कैसे इंसाफ कहा जाता है, जबकि अपराधी को यह कभी समझ ही नहीं आता कि उसका अपराध क्या है। इसके बावजूद वो दंड को स्वीकार करता है। यह काफ्का के राइटिंग्स का मेन थीम है और इसी थीम को काफ्काइस्क कहा जाता है। और एक बात जिसका डर काफ्का के मन में हमेशा से ही रहा, उनका लिखना उनके पिता को पसंद नहीं था, इसलिए वो सिर्फ किताबें लिखते पर कभी उन्हें पब्लिश नहीं करते। यही कारण है कि काफ्का को उनके जीते जी वो पब्लिसिटी, वो नाम, वो सफलता कभी मिल ही नहीं पाई। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा था। वो किताबें लिखते रहे और उनको इकट्ठा करते रहे, लेकिन 1924 में टीबी के कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और सिर्फ 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को अपनी सारी रचनाएं देते हुए कहा कि मैं इन रचनाओं से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरे मरने के बाद इन्हें जला देना। लेकिन मैक्स ब्रॉड ने उनकी बात नहीं मानी और एक सच्चे दोस्त की तरह उनकी सारी रचनाओं को पब्लिश कराया, जिसके कारण हम काफ्का को जान सके। दरअसल काफ्का का जीवन खुद एक काफ्काइस्क है।
क्योंकि वो ज़िंदगी भर यही मानते रहे कि वो एक निकम्मा नाकारा इंसान है। मैं एक अच्छा लेखक भी नहीं हूँ, इस बात की गिल्ट के साथ ही वो मर जाते हैं। लेकिन आज दुनिया उनको एक मशहूर राइटर्स की तरह देखती है।